जय हिंद दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी की लेक्चर सीरीज़ में अगला वीडियो जो हमारा है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरणों पर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर है। आज हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण पढ़ने वाले हैं। तो इसकी हम पूरा जो डिटेल है वो पूरा पढ़ेंगे। इसमें एनजीटी में इसका स्थापना कब हुई, ये अधिनियम इसका कब आया, मुख्यालय, इसके अन्य कार्यालय, सर्किट पीठ, निकाय कैसा है, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसके गठन का, इसकी संरचना, इसके अध्यक्ष अभी तक के जो सदस्य हैं वो, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं अध्यक्ष सदस्यों की, है ना, इनके कार्यकाल के बारे में, इनकी शक्तियाँ, कार्य क्षेत्र, सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए स्वागत करते हैं हम हांस सर क्लासेस में, आप सभी का स्वागत है। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, एक बात और बहुत ध्यान से, यहाँ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, है ना, जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करें, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो एनजीटी आज हम पढ़ने वाले हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की हम बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आयोगों, ये जो हमारा एमपीपीएससी का जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी, जिसका ये 10वां जो टॉपिक है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएँ, इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। उसके वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने महिला आयोग शुरू किया था, फिर बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सतर्कता आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया, नीति आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया, मानवाधिकार आयोग मैंने पढ़ा दिया। इन सभी आयोगों के अलग अलग आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तथा इन सभी वीडियो के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मतलब मैंने जितने भी आयोग पढ़ाए हैं यूट्यूब पर इनके क्वेश्चन नहीं हैं, है ना, तो मैंने आयोग पढ़ाए हैं प्लस में उसका टेस्ट भी लिया है। तो सभी आयोगों की आपको MCQ मिल जाएंगी, आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। आंसर सर क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप डाल देना नीति आयोग MCQ बाई आंसर सर क्लासेस, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिलने वाली हैं। ठीक, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसमें मैंने आपको सतर्कता आयोग भी पढ़ा दिया, तो CBC इसको बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। मोस्टली 90% लगभग इसके टॉपिक निपट गए हैं आयोगों के, और 3-4 आयोग और रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको आगे कंप्लीट कर दूंगा, है ना। बाकी आप लोग सभी लोग वीडियो को यहाँ पर मेरी चैनल पर देख सकते हैं ना। चलिए शुरुआत करते हैं एनजीटी की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण, अधिकरण मिल जाएगा आपको, ये प्राधिकरण भी मिल सकता है, कुछ भी हो। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, वैसे सही नाम इसका अधिकरण है, प्राधिकरण अधिनियम के चक्कर में इसका नाम पड़ा था। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, एक मोटे तौर पर ये चीज़ क्या है, ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है बेटा पर्यावरण अदालत, ये है पर्यावरण अदालत। इसे पर्यावरण अदालत की संज्ञा दी गई है, ये पर्यावरण अदालत की संज्ञा दी गई। कहने का मतलब ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास बहुत सारे केस पेंडिंग होते हैं, और ऊपर से उसके बाद मतलब जो सरकार, जो न्यायालय हैं वो लोगों के केस सॉल्व नहीं कर पाती। उसके अलावा ये पर्यावरण से संबंधित केस और आ जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो लोगों की सुनवाई कर नहीं पा रहे, पर्यावरण की सुनवाई करके लिए उनके पास टाइम नहीं था। इसीलिए इसका जो गठन हुआ वो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ, मतलब अभी हुआ 10 साल पहले, है ना। इसका गठन पहले नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत बार कहा कि हमारे देश में एनजीटी का गठन होना चाहिए, एक पर्यावरण अदालत का गठन होना चाहिए जो केवल और केवल पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करे, जिससे उन लोगों के पास जो केस हैं वो थोड़े से कम हो जाएं, है ना। इसीलिए इसका गठन किया गया। इसका जो गठन किया गया वो एक अधिनियम के तहत किया गया, और वो अधिनियम पारित हुआ था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। ये अधिनियम आया था, अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ ये हो गई है कि जब किसी चीज़ का अधिनियम आता है तो वो यहाँ पर कानूनी आयोग तो बन ही गया, कानूनी आयोग बन गया, मतलब सांविधिक आयोग तो बन ही गया, मतलब सांविधिक आयोग तो बन गया। क्यों? क्योंकि भाई इसका अधिनियम एक पारित हो गया। तो जिसका अधिनियम पारित हो जाता है वो संविधायक आयोग तो है वो। इसका मुख्यालय कहाँ है? सभी का मुख्यालय मैंने आपको नई दिल्ली बताया, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। ये इसका जो मेन मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। फिर अपन ने क्या किया कि इसके अलग अलग कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और बना दिए, जिन्हें हम अन्य कार्यालय के नाम से जानते हैं, जो आसपास के क्षेत्रों की सुनवाई करते हैं। भोपाल बना दिया जो मध्य प्रदेश के लिए कार्य करेगा, पुणे हो गया, महाराष्ट्र के लिए कोलकाता हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल के लिए चेन्नई हो गया नीचे, है ना। तो ये सब जो राज्य है, ये जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिशाएं बन गई हैं, नीचे के लिए चेन्नई हो गया, इधर के लिए ये अपना भारत का नक्शा बन जाए तो नीचे के लिए चेन्नई हो गया, इस साइड के लिए आपका कोलकाता हो गया, है ना, यहाँ के लिए पुणे हो गया, मध्य प्रदेश ऊपर है तो यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे दिल्ली के लिए हेड हो गया, है ना। तो लगभग आसपास का ये जो एरिया है वो कवर करते ही हैं। इसके साथ में इसकी सर्किट पीठ भी है,
इनने 4 अन्य कार्यालय बनाए हैं, तो 4 अन्य कार्यालय के साथ 4 सर्किट पीठ भी हैं। सर्किट पीठ उन्होंने कहाँ बनाई है, तो ये देखो शिमला बन गया एक, तो है ना, हिमाचल प्रदेश में शिमला हो गया, मेघालय का शिलोंग हो गया, जोधपुर राजस्थान का एरिया कवर कर लिया और कोच्चि केरल का एरिया कवर कर लिया, है ना। तो लगभग आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने अलग अलग न्यायालय खोल के रखे हैं। अब बात करते हैं निकाय। तो मैंने आपसे अभी कहा कि ये वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए अधिनियम पारित हो चुका है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है कि जो विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण है या एक पर्यावरण अदालत है, ये पूरे विश्व में मात्र अभी तक 2 देशों में थी, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है न्यूजीलैंड। भारत जो है वो तीसरा देश है, विकासशील देशों में है, और दो टोटल ऑल ओवर देशों की बात करें तो ये तीसरे नंबर का देश है ना। और लेकिन अगर विकासशील देशों की बात करें, विकासशील समझते हो ना, है ना, विकासशील देशों की बात करें, ऐसी कंट्री जो डेवलप नहीं हुई अभी, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकसित होने की अवस्था में हैं, उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। तो अभी विकसित हुए नहीं हैं, तो ऐसे विकासशील देशों की बात करें तो जितने भी विकासशील देश हैं उनमें भारत जो है वो पहले नंबर पर है, जिसने पर्यावरण अदालत का गठन कर दिया है। तो ध्यान रखना, यहाँ विश्व में ऑल ओवर सभी देशों की बात करें तो तीसरे नंबर पर है, और इसके आगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसका गठन कर दिया था पर्यावरण अदालत का। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो मैंने आपको उद्देश्य पहले ही बता दिया। पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, 6 माह के भीतर ये हर मुद्दे का निपटारा कर देता है ना। अब ये पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे थे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमेशा पेंडिंग होते थे, क्योंकि उनके पास वही उतने केस होते हैं कि उन्हीं की सुनवाई नहीं हो पाती, तो इसकी सुनवाई कैसे होगी, है ना। तो इसकी सुनवाई के चक्कर में अपन ने इसका गठन किया है, तो इसका भी ध्यान रखना, सरकार ने इसका गठन इसीलिए किया है। और आगे देखिए इसमें क्या लिखा होगा, पर ये इसके क्या क्या उद्देश्य और हैं। पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करवाना लोगों से, जो पर्यावरण संबंधित नियम बनाए हैं हम लोगों ने, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को पालन करवाना लोगों से। वनों एवं वन्य जीवों, वन मतलब जंगल जो है, और वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, है ना। सरकारी एवं निजी कार्यों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकना, चाहे वो कार्य सरकारी हो चाहे वो निजी कार्य हो, चाहे कोई गवर्नमेंट के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंच रही हो, चाहे किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा, कंपनी के द्वारा क्षति पहुंच रही हो, दोनों से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसको रोकना इसका मुख्य कार्य बन जाता है यहाँ पर, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना। पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना, कहने का मतलब ये कि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको ढंग से लागू करना और उनका उचित क्रियान्वयन करवाना, ये इसका मुख्य कार्य है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाना, लोगों को अवेयर करना, है ना, लोगों को अवेयर करना, समय समय पर अवेयर करना कि भाई खुले में खुले में जो कचरा आप जला रहे हैं, कचरा जलाना बंद कीजिए, कचरा जो बाहर फेंक रहे हैं आप वो उसका ढंग से यूज़ कीजिए, मतलब कहने का उसको डस्टबिन में रखिए और फिर जो बाहर गाड़ी आती है वो ले जाएंगी। तो इसके ऐसे तमाम काम हैं जो रोकती है। जैसे उन्होंने कहा कि जो मोटी वाली पॉलीथीन है तो 50 माइक्रोन से जो ऊपर की पॉलीथीन है उस पर रोक लगा दी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए ये कार्य करती है। बात करते हैं संरचना की, तो उसमें एक अध्यक्ष 10 सदस्य प्लस 10 सदस्य, टोटल मिला के 21 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा 21 के 21 हों, ठीक, हो सकता है कि 15 हों, 16 हों, 14 हों, तो ज़रूरत नहीं है कि 21 के 21 हों। अभी भी 21 नहीं है ना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये 21 संख्या क्यों नहीं हो पाती कंप्लीट वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं अध्यक्ष की, मुख्य तो उसका अध्यक्ष है। एक अध्यक्ष कौन होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये अदालत है, पर्यावरण अदालत है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जजमेंट सुनाना। भाई जजमेंट तो वही सुना सकता है जो कभी न्यायाधीश रहा हो। और न्यायाधीश कौन होगा, पर्यावरण अदालत बन रही देश के लिए सबसे बड़ी अदालत बनेगी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा वही इसका न्यायाधीश बनेगा। तो उसने कहा कि अध्यक्ष कौन होगा, तो उसने कहा कि अध्यक्ष वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो, जो पहले कभी न्यायाधीश रहा हो वो इसका अध्यक्ष बन जाएगा। पहले अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, जो 2010 में बने थे, क्योंकि 2010 में इसका गठन हुआ था। फिर उसके बाद बने जस्टिस स्वतंत्र कुमार, उसके बाद बने जस्टिस गोयल, जो अभी वर्तमान में इसके हैं। तो आपको तीनों अध्यक्ष याद रखने हैं। पहले अध्यक्ष हैं जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस गोयल, तो बीच वाले क्यों छोड़ रहे हैं, वो तो वैसे ही स्वतंत्र है, तो जस्टिस स्वतंत्र कुमार, ये तीनों आपको अध्यक्ष इसके याद रखने हैं। अब बात करते हैं ये 10 सदस्य कौन होंगे, तो वो देख लो आप। पहले 10 सदस्य लिखे हैं वो सुन लो, वो कौन होंगे। ये बन गया सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ये 10 सदस्य कौन होंगे, तो उसने कहा ये 10 सदस्य वो होंगे जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। कहने का मतलब ये कि ये 10 सदस्य वो होंगे जो हाई कोर्ट कहाँ होती है, राज्यों में होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट होती है। जैसे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट है, तो ऐसे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो हाई कोर्ट होती है, तो उन हाई कोर्टों के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वो इसके 10 सदस्य होने वाले यहाँ पर हैं। फिर अन्य 10 सदस्य कौन होंगे सर, ये बताओ।
ये तो 10 हो भी जाएंगे, ये 10 कहाँ से लाएंगे हम, क्योंकि ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि 10 विशेषज्ञ सदस्य जो पर्यावरण संबंधी मामलों के ज्ञाता हों, मतलब 10 ऐसे स्पेशलिस्ट व्यक्ति चाहिए जो पर्यावरण संबंधित ज्ञाता हों, तो ये 10 लोग अपने नहीं मिल पाते, तो इसलिए इनकी संख्या हमेशा कम ही रहती है। लेकिन जो अधिकतम संख्या दी है वो 21 दी है। आपको तो वो याद रखना है, वो आपसे पेपर में पूछेगा कि एनजीटी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 21 होती है। एक अध्यक्ष प्लस 20 सदस्य होते हैं, है ना। अभी वर्तमान में कितनी ये आपसे पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसकी कम बढ़ होती रहती है। जब आपको सदस्य मिल जाएगा तो आ जाएगा, गठन में आ जाएगा, और नहीं होगा तो फिर हट जाएगा वो, है ना। नीचे देखो वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको बताया, एनजीटी को पर्यावरण अदालत कहा जाता है। इसे हाई कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो शक्तियां हाई कोर्ट को होती हैं वो इसको भी प्राप्त होती हैं। बस अंतर इतना है कि हाई कोर्ट संवैधानिक और ये संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है। इसका संविधान बोले कि नहीं, ये ध्यान रखना, ये वैधानिक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने जितने आयोग पढ़े हैं उन सभी आयोग में आपने क्या पढ़ा कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहाँ नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। यहाँ जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर जो ये एनजीटी जो ये जो आयोग बना हुआ है, आवश्यकता अगर पड़ती है तो ये किसी भी सदस्य को आमंत्रित कर सकता है। तो उसने कहा आवश्यकता पड़ने पर अधिकरण किसी खास मामले में उस विषय का जो ज्ञान रखता हो या उस विषय का अनुभव रखता हो उस विशेषज्ञों को आमंत्रित भी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई केस फंस जाता है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसका ज्ञान है, तो उस व्यक्ति को या उसका अनुभव है उस व्यक्ति को ये आमंत्रित भी कर सकता है आयोग, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे लिखा हुआ है कि अध्यक्ष की जो नियुक्ति होता है, ये आपसे पूछ सकता है वो क्वेश्चन में कि जो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है वो किसकी सलाह पर करती है। तो भाई आपको यहाँ याद रखना है कि केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से करती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। बात करते हैं जो एससी है, ये मतलब ये सुप्रीम कोर्ट है। ये जो वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी पहले से पर्यावरणीय मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष पर्यावरण अदालत के गठन पर जोर देता रहा था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास पहले ही बहुत सारे केस पेंडिंग थे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार सरकार से कहती थी कि एक पर्यावरण अदालत बना लो जिससे मेरे पास ये जो केस आ रहे हैं पर्यावरण के वो सॉल्व हो जाएं, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये गठन पर इसके अदालत जो है वो उसके गठन पर जोर देता रहा, और इन्हीं कोशिशों के बाद एनजीटी एक्ट 2010 में हम एक्ट अधिनियम लाए, पारित हुआ, जिसमें एक ऐसे ट्रिब्यूनल की बात की गई जो पर्यावरण के मुद्दों पर फैसला दे सके और तुरंत फैसला देगा, 6 महीने के अंदर इसका फैसला सुना देगा। आगे कहा भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। मैंने आपसे कहा था 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, तो आप इसको याद रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। जब मैं आपको ये संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लघु संविधान भी कहा गया। अगर आपसे पूछ ले कि लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई, तो लघु संविधान की संज्ञा बेटा 42वें संविधान संशोधन 1976 को दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। इसके तहत क्या हुआ था वो देख लीजिए आप। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के लिए पर्यावरण का संरक्षण एवं बढ़ावा देना अनिवार्य कर दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भाग नंबर बेटा 1 में क्या है, राज्य एवं जो केंद्र शासित राज्य हैं वो है। भाग 2 है वो क्या है, उसमें नागरिकता बताई गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग जो 4 है वो उसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये जो 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A आर्टिकल 48A हमने अलग से जोड़ा, ये तो 48A जो है जोड़ा गया, और इसके अनुसार क्या कहा गया कि राज्य जो है वो पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार और देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, है ना। जो राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार, वो सब मिला के वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार और देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं इसका मेन पॉइंट आ गया कार्यकाल इसका। तो इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। और मैंने आपसे कहा था कि जिसका कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष का हो उस पर पुनः नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं होता। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। आगे लिखा हुआ है इसका शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र। तो लिखा हुआ है इसका न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है। बिल्कुल भाई विस्तृत तो है ही, पूरे भारत में जंगल ही जंगल है हर जगह। तो पर्यावरण संबंधित जहाँ भी जो भी मुद्दा होगा, जंगल से मतलब जंगल ही नहीं, पानी, जलवायु, ये सब कुछ है उसके अंतर्गत, है ना। तो इसका न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है। यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। कितनी बड़ी बात कह दी, अगर प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल है तो भी केस की सुनवाई करेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हो तो भी ये सुनवाई कर सकता है। आगे लिखा हुआ है वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है जिसके तहत सुनवाई कर सकता है। तो उसके पास ये याद रखना अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है।
ये ऐसा ही पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। नागरिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीडर 1908 में, ये जो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में आई थी, उसमें उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। आप इसका याद रखना कि जो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित जो प्रक्रिया है उसका पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। मतलब इसमें जो कुछ पॉइंट लिखे होंगे उनके लिए एनजीटी बाध्य नहीं कि उसका पालन करें। ठीक, अब आगे पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। कहने का मतलब ये जो अदालत बनी है, ये अदालत साम दाम दंड भेद सब कुछ करती है भाई। कहने का मतलब ये कि अगर आप इसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसने जो बातें बताई हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी को सजा भी सुना सकती है। अगर आप पर्यावरण का है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, तो ये सुनवाई करके उसको सजा सुना सकता है। क्या सजा होगी? कारावास के लिए 3 वर्ष तक का कारावास बहुत होता है भाई साहब, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है। 10 करोड़ का जुर्माना बहुत बड़ा होता है। आपको लग रहा होगा सर ऐसे लिख दिया 10 करोड़ लगाती है क्या? बिल्कुल लगाया भाई। अभी इनने हाल में 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था 2017 में। रविशंकर महाराज पर आपने सुना हो, वो आर्ट ऑफ लिविंग करके एक फेस्टिवल बनाया गया था, उस पर इन्होंने ये पर्यावरण अदालत ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। बहुत बड़ी बात थी वो, है ना। आगे देखिए, और मूड की बात है साहब, जज को अगर गुस्सा आ जाए तो वो कारावास और दंड, मतलब कारावास भी हो सकता है और प्लस जुर्माना दोनों दे सकता है। तो इसमें लगा हुआ है कारावास और आर्थिक दंड दोनों भी आपको हो सकते हैं। आगे पढ़िए, एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई केस इसमें हो गया है, इसने सुनवाई कर दी है, तो उसके लिए अगर आपको अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में तो 90 दिन के भीतर कर सकते हैं आप। 90 दिन के बाद आप इसकी सुनवाई के लिए मतलब वहाँ पर अपील नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है कि जो एनजीटी है वो पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। मतलब कहने का ये कि जो एनजीटी है, पर्यावरण अदालत जो बनी हुई है, ये किन किन मामलों में सुनवाई कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी बेसिक जानकारी के लिए आप याद रख लो किन किन के लिए ये सुनवाई कर सकता है। तो उसमें लिखा हुआ है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये जल प्रदूषण से संबंधित एक अधिनियम आया था 1974 में, तो उसके लिए सुनवाई कर सकता है। फिर उसी का छोटा भाई आया था उपकर अधिनियम 1970 में, उसके लिए भी सुनवाई कर सकता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, तो इस अधिनियम में जितनी भी धाराएं वाराएं जो कुछ लिखा होगा इसके नियम कानून, उसके लिए भी सुनवाई कर सकता है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, उसके लिए भी सुनवाई कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके लिए सुनवाई कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दूसरी बार जब आया था, 86 में ही एक बार और आया था, रिपीट हुआ था, उसके लिए भी सुनवाई कर सकता है। प्लस जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, उसके लिए भी सुनवाई कर सकता है। तो ये 7 पॉइंट हैं, इन 7 क्षेत्रों में वो सुनवाई कर सकता है। आगे देख लीजिए, आगे क्या लिखा हुआ है, एनजीटी के निर्णय, मतलब अभी तक एनजीटी ने जो निर्णय दिए हैं वो भी आप देख लीजिए, तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा इसकी ताकत का। तो क्या हुआ था, एक बार 2012 में स्टील निर्माता कंपनी है बहुत बड़ी पोस्को, है ना, इसने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार, उड़ीसा जो राज्य हमारा, उस सरकार के साथ एक समझौता किया था, किंतु एनजीटी ने इसको निरस्त कर दिया। जो समझौता इन्होंने किया था उसको निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? क्योंकि आसपास के लोग इनके पास गए पर्यावरण अदालत में, भाई ऐसा ऐसा करने से हम लोगों का नुकसान है। तो इसमें लिखा हुआ है क्योंकि वह आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था, इसलिए एनजीटी ने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया और मना कर दिया कि भाई आप ये काम मत करो। सेकंड पॉइंट और देख लो, एक अन्य मामले में 2012 में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ये कोई मामला आया हुआ, उसमें इसने पर्यावरण अदालत ने कहा कि अगर कोई खुले में कचरा जलाएगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान होगा, जो भी होगा, है ना। मतलब खुले में कचरा जलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया था कि आप कचरा खुले में ना जलाया जाए। फिर अब उसके आगे देखो, उत्तराखंड की बात आ गई। अब 2013 में क्या हुआ था, उत्तराखंड मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है ना, ये कुछ कर रही थी वहाँ, क्या कर रही थी देख लीजिए। अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड ने यह आदेश दिया था कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। कहने का मतलब ये कि ये जो अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड है, इस कंपनी के द्वारा कुछ किया जा रहा होगा, तो पर्यावरण अदालत ने इस पर यह कहा कि जितने लोगों को जितने याचिकाकर्ता हैं, जिन लोगों ने याचिका लगाई थी इसके चक्कर में इसने जो नुकसान किया है, तो पर्यावरण अदालत ने ये इनको आदेश दिया कि बेटा आप क्या करो, जितने लोगों को कोई परेशानी हुई है, जिन लोगों का हितों का उल्लंघन हुआ है, उन सभी को आप क्या करें, क्षतिपूर्ति दें। क्षतिपूर्ति मतलब जो उनका नुकसान हुआ उसकी क्षति की पूर्ति करें। इससे एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत का पालन भी यहाँ किया था, है ना। आगे देखिए, वर्ष 2015 की बात देख लो। एनजीटी ने यह आदेश दिया कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में न चलने दिया जाए। कितना बड़ा आदेश है सोचो। किसी की अगर 4 व्हीलर जो डीजल वाहन है, अगर किसी का 12 साल 13 साल का हो गया है, तो एनजीटी पर्यावरण अदालत ने मना कर दिया कि दिल्ली में आप नहीं चला सकते। अब बेचारे वो कहाँ चले जाएँ गाड़ी लेके, तो उन्हें गाड़ी बेचनी पड़ेगी, जो भी करना पड़े। कितना बड़ा नुकसान हो गया है ना। अब नुकसान, एक तरफ नुकसान भी, एक तरफ फ़ायदा भी है। नुकसान लोगों का ये हो गया कि उनकी गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी। अब
फ़ायदा सरकार फ़ायदा पर्यावरण को हो गया, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 10 साल के बाद उन्होंने कहा कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ती हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, लोगों की जान जाएगी, है ना। बात करते हैं आगे। देखिए वर्ष 2017 में जो मैं आपको बता रहा था आर्ट ऑफ लिविंग वाला केस है ये, देखिए आप ध्यान से। वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग, ये रविशंकर महाराज का है ना, आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, तो एनजीटी ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। भाई बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे रविशंकर महाराज हो चाहे कोई हो। पर्यावरण अदालत यही तो है हमारे यहाँ देश में, न्याय व्यवस्था बिल्कुल अलग है, किसी को भी उठा के छोड़ेंगे, किसी को नहीं। हमारे देश में बड़े बड़े नेता मंत्री जो रहे, न्यायालय से कोई नहीं बचा, न्यायालय ने जिसको सुना दिया उसको सुना दिया। लालू प्रसाद आप देखो अभी भी जेल में, बहुत बड़े नेता रहे हैं भारत के, तो वो उनको उठा के उन्हें जेल पहुँचा दिया। तो न्यायालय के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है ना। अच्छा, अब ये आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा काम था, है ना, एक आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा काम था, मतलब एक अच्छे व्यक्ति एक अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा अदालत को कि यहाँ पर्यावरण का कुछ नुकसान हो रहा है, तो 5 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया भाई सीधे सीधे। आगे देखिए वर्ष 2017 में मैंने अभी कहा था ना पन्नी पे पॉलीथिन पे बैन लगा दिया था, तो 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि इनसे जानवरों की मृत्यु हो रही है, पर्यावरण भी प्रभावित होंगे, है ना। तो ये पन्नी वाले जो 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग थे उन पर क्या कर दिया उन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया। जो भी है, चलिए यहाँ तक इसका कार्य पूरा हो गया, कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे आपको हमारे जो चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको बराबर आते रहेंगे। और इसका मैं टेस्ट ज़रूर लूँगा बहुत जल्दी, तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट ज़रूर देख लें।